हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर पर हार्दिक स्वागत है। आपके लिए एमए सेकेंड सेमेस्टर हिस्ट्री की एक पेपर फर्स्ट की क्लास लेकर आया हूं, जिसका सब्जेक्ट रहने वाला है एलिमेंट्स ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन, यानी प्राचीन सभ्यता और संस्थाओं के मूल तत्व। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये क्लास बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। यानी आपको यहाँ से एग्जाम के अंदर लगभग 70 से 80% एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो विद्यार्थियों, क्लास को शुरू करने से पहले जितने भी विद्यार्थी चैनल पर जस्ट अभी जुड़े हैं तो एक बार क्लास को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। साथ ही में आपके लिए जो नंबर दे रखे हैं, यानी 8955857877, आप इन पर मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप। आपको जिनको भी अगर पीडीएफ नोट्स लेने हैं, एक सब्जेक्ट लेते हो तो एक सब्जेक्ट मिल जाएगी, और चारों सब्जेक्ट साथ में लेते हो यानी चारों पेपर की अगर पीडीएफ लेते हो तो आपको चारों मिल जाएगी। बहुत ही अच्छे से आपके लिए तैयार की गई है और आपको एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी रहने वाली है। ध्यान रखें, पीडीएफ फ्री नहीं है, बाकी परचेज आप कर सकते हैं। क्लास को शुरू करते हैं विद्यार्थियों। पहला प्रश्न रहने वाला आपके लिए कि मिस्र में फराओं की संस्था का स्वरूप एवं उसके राजनीतिक महत्व का विवेचन कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था का केंद्र फराओ था। कौन था? फराओ। फराओ को केवल राजा नहीं बल्कि देवता का अवतार माना जाता था। मिस्र वासियों का विश्वास था कि फराओ सूर्य देव रा का प्रतिनिधि है। किसका प्रतिनिधि है? सूर्य देव रा का प्रतिनिधि है, तथा उसका शासन देवी इच्छा पर आधारित है। इसी कारण उनकी आज्ञा सर्वोच्च कानून माने जाते थे। फराओ राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक, सेनापति, न्यायाधीश तथा धार्मिक प्रमुख होता था। संपूर्ण भूमि जल स्रोत एवं प्राकृतिक संसाधनों पर आधारित होती थी। उसका अधिकार भी होता था। प्रशासन के संचालन में उसकी सहायता वजीर, प्रांतीय अधिकारी तथा लेखाकार करते थे। विशाल साम्राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक संगठित नौकरशाही विकसित हुई थी। और राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए तो फराओ ने मिस्र में एकता स्थापित की थी। ऊपरी और निचले मिस्र के एकीकरण के बाद केंद्रीकृत शासन की स्थापना हुई थी। इससे कृषि, व्यापार तथा कर व्यवस्था, जो टैक्स प्रणाली थी, उसका विकास हुआ। फराओं की शक्ति के कारण विशाल निर्माण कार्य जैसे पिरामिड, मंदिर, सिंचाई परियोजनाएं, ये सब संभव हो सकी थी। विद्यार्थियों, धार्मिक क्षेत्र में फराओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी और वे देवताओं और जनता के मध्य सेतु माना जाता था। फिर धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से वे राजनीतिक एकता, सामाजिक एकता बनाए रखता था, और उसी के साथ इससे शासन की व्यवस्था मजबूत होती थी। ये था आपके लिए पहला वाला क्वेश्चन। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, यानी मिस्र के धार्मिक विश्वासों एवं मम्मीकरण की परंपरा का विस्तृत विवरण कीजिए। विद्यार्थियों, क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। क्लास को आपको अच्छे से पूरा देखना, यानी हम 35 से 40 मिनट के अंदर आपका पूरा सिलेबस इसी एक वीडियो के अंदर कवर करेंगे, और आपके लिए सभी वीडियो यानी जो 4 पेपर है आपके लिए लगाएंगे। बस आप कंटिन्यू क्लास को देखते रहें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थी लाइक और शेयर करें, ताकि हर विद्यार्थी यहाँ से जुड़ सके और आपको मदद हो सके। विद्यार्थियों, बात करें कि प्राचीन मिस्र का धर्म बहुदेववादी था। क्या था? प्राचीन मिस्र का धर्म बहुदेववादी था, यानी अनेक देवताओं को मानने वाला था। फिर मिस्रवासी प्रकृति की शक्तियों को देवता मानकर उनकी पूजा करते थे। प्रमुख देवताओं में रा सूर्य देव, ओसिरिस यानी मृत्यु के देवता, आइसिस तथा होरस जो प्रमुख थे। और धर्म मिस्र के, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि मिस्र के प्रमुख देवताओं में कौन शामिल थे। एक तो हो गए सूर्य देव, एक हो गए ओसिरिस, और एक होते आइसिस, और एक होते होरस। ठीक है, तो आपको चारों नाम याद होने चाहिए। फिर धर्म मिस्र के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का आधार था। मिस्रवासियों का विश्वास था कि मृत्यु जीवन का अंत नहीं है, बल्कि एक नए जीवन की शुरुआत है। वे आत्मा की अमरता में विश्वास करते थे। उनके अनुसार मृत्यु के बाद आत्मा पुनः शरीर में प्रवेश करती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद कर लेना। मिस्रवासियों का मानना था कि मृत्यु के बाद पुनः जो आत्मा होती है वो शरीर में प्रवेश करती है। इसी कारण मृत शरीर को सुरक्षित रखने की आवश्यकता समझी जाएगी। फिर मम्मीकरण का मतलब क्या होता है? आपने फिल्मों में देखा होगा, या मान लो ऐसे चित्र देखे होंगे जिसके अंदर क्या होता है कि सफेद पट्टियों से किसी शव को क्या करते हैं, उसको सुरक्षित रखते हैं। ठीक है, अनेक प्रकार के विटामिन उसके अंदर डालते हैं, उसको बोलते हैं मम्मी। क्या बोलते हैं? मम्मीकरण, यानी जो प्रक्रिया होती है वो इसी के अंदर मिस्रवासियों के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मम्मीकरण इसी धार्मिक विश्वास का परिणाम था। मम्मीकरण एक वैज्ञानिक प्रक्रिया थी जिसमें शव के आंतरिक अंग निकालकर, ध्यान दे, जिसमें शव के आंतरिक अंग निकालकर उसे रसायनों द्वारा संरक्षित किया जाता, यानी सुरक्षित रखा जाता। उसको शव को कपड़ों में लपेट कर, आपने देखा होगा, ताबूत में रख दिया जाता है। ताबूत एक प्रकार का मिस्र के अंदर जो शव को रखने का जो जगह होती है, मान लो कि आपको जो औजार होता है, या मान लो कोई भी जैसे संदूक के जैसा होता है। ठीक है,
ताबूत में रख दिया जाता, साथ ही भोजन, आभूषण तथा दैनिक उपयोगी वस्तुएं रखी जाती। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी जब वो मिस्र के अंदर मम्मीकरण की प्रक्रिया होती है, उसके साथ साथ में क्या रखते थे, एक तो भोजन रखते, एक आभूषण रखते, एक दैनिक उपयोगी वस्तु, चाहे कोई भी मान के चलिए अपने आसपास की जो चीजें होती है वो रखते थे, ठीक है, ताकि मृतक परलोक में उनका उपयोग कर सके। धार्मिक ग्रंथ बुक ऑफ द डेड की में मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा का वर्णन मिलता है। मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय ओसिरिस द्वारा किया जाता है। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ऑब्जेक्टिव वाला क्वेश्चन है तो याद कर लेना यहाँ से कि मिस्रवासी मानते थे कि मृत्यु के बाद आत्मा का न्याय ओसिरिस द्वारा किया जाता है। अच्छे कर्म करने वाले व्यक्ति को स्वर्ग प्राप्त होता है। सब क्या होता है, चाहे आज से हम हजारों साल पहले पढ़ लें या किसी भी धर्म को पढ़ लें या किसी भी देश की अर्थव्यवस्था या प्राचीन इतिहास को पढ़ लें, ये लगभग देखने में सेम ही लगता है, ठीक है। मिस्रवासियों के अंदर भी क्या है, वो स्वर्ग नरक मानते थे। वो भी मानते थे कि अगर जैसे मान लो अपने सनातन धर्म की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, उसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लो किसी का देहांत हो जाता है तो उसके बाद श्राद्ध पक्ष आता है, उसके अंदर हम क्या करते हैं, जैसे कौओं को भोजन खिलाते हैं, वो भी क्या होता है, एक प्रकार की मान्यता है, ठीक है। उसी प्रकार से इसके अंदर भी ये है, ये सोचते थे कि आभूषण रखेंगे तो आगे पहनेंगे। अब कौन पहनता है आभूषण, ये आप बताइए, ठीक है। लेकिन क्या होता है, अलग अलग धर्म की क्या होती है, अपनी अपनी संस्कृति और मान्यताएं मानी जाती है। फिर विद्यार्थियों, मिस्र के धर्म ने कला, वास्तुकला तथा सामाजिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। पिरामिड, मंदिर तथा मकबरों का निर्माण धार्मिक विश्वासों का ही परिणाम था। इस प्रकार मिस्र का धर्म केवल पूजा पद्धति के सीमित नहीं था, बल्कि उसने संपूर्ण सभ्यता के विकास को दिशा प्रदान की थी। क्लास कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताते रहे साथ साथ में। यानी हम आपके लिए ये जो सीरीज चालू कर रहे हैं, यानी आपके मात्र 4 से 5 वीडियो के अंदर आपका पूरा का पूरा MS सेकंड सेमेस्टर में आपका हिस्ट्री का कवर करने वाला हूं। आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मेरा वादा है यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस आप क्या करें, हमारे साथ बने रहे और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब करें। चाहे कोई भी विद्यार्थी किसी भी कॉलेज का, यानी ये जो वीडियो है ना, ये MGC यूनिवर्सिटी यानी महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के जितने भी अंडर में जितने विद्यार्थी थे उन सब के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी उन्हीं के सिलेबस के आधार पर आपको तैयार करवा रहे हैं। बात करें तीसरे क्वेश्चन की, तो मिस्र की कला और वास्तुकला की विशेषता, यानी प्राचीन मिस्र की कला और वास्तुकला विश्व की सबसे प्राचीन एवं विकसित कलात्मक परंपराओं से मानी जाती है। उसका मुख्य उद्देश्य धार्मिक विश्वासों तथा शासकों की शक्ति का प्रदर्शन करना था। मिस्र की वास्तुकला का सर्वोच्च उदाहरण पिरामिड है। क्या है, पिरामिड है। आपने गिजा का पिरामिड देखा होगा, यानी मिस्र का जो सबसे पिरामिड नुमा आकृति, आपने पिरामिड चाहे 12th की किताब में देखा, 11वीं की किताब में देखा, आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं। तो मिस्र की वास्तुकला का सर्वोत्तम जो उदाहरण होता है वो पिरामिड है। गिजा के पिरामिड विश्व के 7 आश्चर्यों में जो 7 अजूबे है ना, उसके अंदर गिजा का पिरामिड सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इसका निर्माण फराओं के मकबरों के रूप में किया जाता था। इसके अतिरिक्त विशाल मंदिर, स्तंभ युक्त भवन तथा स्फिंक्स जैसी अद्भुत संरचनाएं मिस्री स्थापत्य कला की उत्कृष्टता को दर्शाती है। साथ ही में मूर्ति कला में यथार्थवाद और स्थायित्व का विशेष महत्व भी देखने को मिलता है। फराओ तथा देवताओं की विशाल मूर्तियां बनाई जाती थी। मूर्तियों में चेहरे की गंभीरता तथा शरीर की संतुलित बनावट विशेष आकर्षण का केंद्र बिंदु मानी जाती है। विद्यार्थियों, नेक्स्ट आपके लिए चित्रकला की अगर बात करें तो चित्रकला में धार्मिक एवं सामाजिक जीवन का चित्रण किया गया था। चित्रकला के अंदर धार्मिक और सामाजिक जीवन का चित्रण किया जाता है। मंदिरों, मकबरों की दीवारों पर रंगीन चित्र बनाए जाते थे। चित्रों में मानव आकृतियां विशेष शैली में बनाए जाते, जिसमें सिर और पैर बगल से और धड़ सामने से दिखाया जाता था। यह विशेषता है मिस्र के चित्रकला की विशेषता है कि जिसके अंदर जो चित्र होता था शो का या किसी का भी, उसके अंदर सिर और बगल, पैर जो बगल में होते और धड़ सामने से दिखाया जाता था। फिर मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मिस्रवासियों ने हायरोग्लिफिक लिपि का विकास किया था। चित्रात्मक लेखन में इतिहास, धर्म और प्रशासन के संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट आपके लिए जो चौथा क्वेश्चन है कि यूनानी लोकतंत्र की विशेषताओं एवं उसकी ऐतिहासिक महत्ता का विवेचन कीजिए। मैं आपको जो क्वेश्चन कर रहा हूँ वेरी वेरी इंपोर्टेंट, बार बार आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप क्लास छोड़कर नहीं जाए। इतने विद्यार्थी क्लास देखेंगे उनको बेनिफिट होगा, और ये मेरा वादा है कि आप एग्जाम देने के बाद आप जरूर इस वीडियो पर कमेंट करेंगे कि वास्तव में सर आपने जो क्वेश्चन करे थे वही एग्जाम में आए थे। बाकी PDF ले सकते हो आप, बस आपको क्या करना, अच्छे से क्लास को देखना है। चौथा क्वेश्चन है यूनानी लोकतंत्र की विशेषताओं एवं उसकी ऐतिहासिक महत्ता का विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, यूनान विशेषकर एथेंस को लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। यानी जो यूनान है ना, विशेषकर एथेंस को क्या मानता है, लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। यहाँ विकसित लोकतांत्रिक व्यवस्था ने आधुनिक लोकतंत्र की आधारशिला रखी थी। यूनानी लोकतंत्र प्रत्यक्ष लोकतंत्र था, जिसमें नागरिक स्वयं शासन संबंधी निर्णय लेते थे। एथेंस में सभी वयस्क हो गए और उसके साथ प्रमुख नागरिकों
को सभा असेंबली में भाग लेने और मतदान देने का अधिकार प्राप्त था। महत्वपूर्ण नीतियों की अगर बात करें, महत्वपूर्ण नीतियां युद्ध, शांति, कानूनों का निर्माण इसी सभा द्वारा किया जाता था। फिर नागरिक सहभागिता लोकतंत्र की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती थी। इसके साथ ही में लोकतंत्र के विकास में सोलन और क्लेस्थनीज तथा पेरिक्लीज का महत्वपूर्ण योगदान रहा। क्लेस्थनीज ने राजनीतिक सुधारों द्वारा जन सहभागिता को बढ़ावा दिया, जबकि पेरिक्लीज के काल को एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्वेश्चन यहां से याद कर लेना कि पेरिक्लीज के काल को एथेंस का स्वर्ण युग कहा जाता है। फिर अगला आपके लिए पॉइंट है कि यूनानी लोकतंत्र की कुछ सीमाएं भी थी। यूनानी लोकतंत्र की कुछ सीमाएं भी थी विद्यार्थियों, यानी महिलाओं, दासों तथा विदेशियों को राजनीतिक अधिकार प्राप्त नहीं थे। फिर भी उस समय के संदर्भ में यह व्यवस्था अत्यंत प्रगतिशील थी, यानी यूनानी लोकतंत्र ने नागरिक स्वतंत्रता, समानता तथा कानून के शासन जैसी अवधारणाओं को जन्म दिया। आधुनिक लोकतांत्रिक संस्थाओं जैसे संसद, चुनाव तथा नागरिक अधिकारों की जड़ें यूनानी लोकतंत्र में दिखाई देती है विद्यार्थियों। नेक्स्ट आपके लिए 5 नंबर प्रश्न है, प्लेटो एवं अरस्तु के राजनीतिक विचारों का तुलनात्मक अध्ययन कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी प्लेटो और अरस्तु का राजनीतिक विचार क्या था, इसके अंदर कैसे अपने को समझना है। तो प्लेटो और अरस्तु यूनान के महान राजनीतिक दार्शनिक थे। कहां के थे? यूनान के। दोनों ने राज्य, शासन और नागरिक जीवन के संबंध में महत्वपूर्ण विचार प्रस्तुत किए, जिन्होंने पश्चिमी राजनीतिक चिंतन को गहराई से प्रभावित किया। प्लेटो ने अपनी प्रसिद्ध कृति दी रिपब्लिक, प्लेटो की प्रसिद्ध रचना का नाम क्या था? दी रिपब्लिक। क्या नाम था? दी रिपब्लिक, जिसके अंदर आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की थी। उसके अंदर बताया था कि राज्य कैसा होना चाहिए, राज्य के कितने अंग होने चाहिए, राज्य की क्या विशेषता होनी चाहिए, राजा का क्या कर्तव्य होना चाहिए, यानी आदर्श राज्य की अवधारणा प्रस्तुत की। उनके अनुसार राज्य का शासन दार्शनिक राजाओं, फिलोसोफर किंग्स के हाथों में होना चाहिए। इसके अनुसार, प्लेटो के अनुसार कहते हैं कि राज्य का जो शासन है वो किसके हाथों में होना चाहिए? फिलोसोफर किंग के हाथों में होना चाहिए। वे ज्ञान और विवेक से युक्त थे। प्लेटो न्याय को राज्य का सर्वोच्च उद्देश्य मानता था। इसके विपरीत अरस्तु अधिक व्यवहारिक विचारक था। अरस्तु क्या था? अधिक व्यवहारिक विचारक था। उसने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल में, दोनों का पुस्तक का नाम याद करना, दोनों में से मेरे हिसाब से लगभग दोनों आ जाएंगे, बाकी आपको एक तो जरूर देखने को मिलेगा एग्जाम में। या तो आपको प्लेटो की पुस्तक का नाम पूछ लेंगे रचना का, या आपको अरस्तु की पुस्तक का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, अरस्तु का था पॉलिटिक्स और ये अपने प्लेटो का क्या नाम था? दी रिपब्लिक। ठीक है, उसके साथ में विभिन्न शासन प्रणालियों का अध्ययन किया गया। अरस्तु के अनुसार मनुष्य एक राजनीतिक प्राणी है और राज्य का उद्देश्य नागरिकों का नैतिक और सामाजिक विकास करना बताया जाता है। उसी के साथ में प्लेटो आदर्शवादी था, जबकि अरस्तु यथार्थवादी। दोनों में अंतर भी आपको याद होना चाहिए कि प्लेटो तो था आदर्शवादी, जबकि अरस्तु था यथार्थवादी। प्लेटो ने आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि अरस्तु ने वास्तविक राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया था। प्लेटो ने दार्शनिक शासकों का समर्थन किया, जबकि अरस्तु ने मिश्रित शासन प्रणाली को सर्वश्रेष्ठ माना था विद्यार्थियों। अगला आपके लिए 6 नंबर प्रश्न है, यूनानी साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान की प्रमुख उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। यूनानी साहित्य की अगर बात करें तो यूनानी सभ्यता ने साहित्य, दर्शन तथा विज्ञान के क्षेत्र में असाधारण योगदान दिया था। इसी कारण यूनान को पश्चिमी सभ्यता की जननी कहा जाता है। यूनान को क्या कहते हैं? पश्चिमी सभ्यता की जननी कहते हैं। साहित्य के क्षेत्र में होमर की इलियड और ओडिसी विश्व साहित्य की अमूल्य कृतियां हैं। यूनानी की अगर बात करें तो यूनानी नाटककारों ने एसिक्लस और सोफोक्लिस और यूरिपिडीज प्रसिद्ध थे। नाटककारों में कौन कौन थे? एक तो थे एसिक्लिस और सोफोक्लिस और यूरिपिडीज प्रसिद्ध थे। उनके नाटकों में मानवीय भावनाओं और नैतिक संघर्षों का उत्कृष्ट चित्रण मिलता है। दर्शन के क्षेत्र में बात करें तो इसके अंदर सुकरात आते हैं, प्लेटो आते हैं और अरस्तु का योगदान महत्वपूर्ण है। यानी जो यूनान के दर्शन की बात करें उसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट बात है तो एक तो सुकरात आते, एक आते प्लेटो और एक आते अरस्तु। उनका योगदान भी है। सुकरात के अनुसार सुकरात के प्रश्नोत्तर पद्धति द्वारा सत्य की खोज पर बल दिया जाता है। प्लेटो ने आदर्शवाद तथा अरस्तु ने वैज्ञानिक दृष्टिकोण को विकसित किया। उनके विचारों ने यूरोप के बौद्धिक विकास को दिशा प्रदान की थी। विज्ञान के क्षेत्र में यूनानियों ने उल्लेखनीय प्रगति की। पाइथागोरस ने गणित में महत्वपूर्ण सिद्धांत दिए। यूक्लिड को ज्यामिति का जनक माना जाता है। दोनों प्रश्न आपको याद होना चाहिए कि पाइथागोरस ने किसके अंदर योगदान दिया था? गणित के अंदर। किसके अंदर भाई? ये अपने गणित के अंदर दिया था। और उसी के साथ साथ जो अपने यूक्लिड है, यूक्लिड को ज्यामिति का जनक कहा जाता है। और आर्किमिडीज, ये भी आपको याद होना चाहिए, आर्किमिडीज ने भौतिकी और गणित में महत्वपूर्ण योगदान दिया था या कुछ खोजें भी की थी। फिर हिप्पोक्रेटस ने चिकित्सा विज्ञान को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया था। ये आपको 4-5 फैक्ट याद होने चाहिए, अच्छे से समझ लीजिए। फिर अगला नेक्स्ट पॉइंट है विद्यार्थियों कि यूनानी उपलब्धियों का प्रभाव रोमन सभ्यता
पुनर्जागरण तथा आधुनिक विज्ञान पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। तर्क, विवेक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विज्ञान यूनानी सभ्यता की सबसे बड़ी देन मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए पॉइंट है, कहते हैं यूनानी साहित्य, दर्शन एवं विज्ञान मानव सभ्यता के विकास में मील का पत्थर सिद्ध हुआ था। विद्यार्थियों जिनको भी पीडीएफ नोट्स लेने ना, ये देखो आपके लिए जो नंबर लगा रखे, या मान लो अभी तक आपने अगर एसपी क्लासेस बीकानेर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही में आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। कैसे ज्वाइन करना है, तो आप क्या करें, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर या जो कमेंट है, आप कमेंट सेक्शन में जाओगे तो आपको टॉप ही टॉप पे जो कमेंट मिलेगा हमारे द्वारा जो पिन किया हुआ है, उसको आप सीधे लिंक ज्वाइन कर लीजिए। वहां से आप व्हाट्सएप चैनल से ज्वाइन हो जाओगे, ताकि आपको क्लास के अपडेट्स या कोई वगैरह गेस्ट पेपर वगैरह होते हैं तो हम आपको वहां से अपलोड करवा देंगे, या साथ ही में आपको नोट्स लेने तो वहां से आपको नंबर मिल जाएंगे, सीधे आप वहां से नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ परचेज कर सकते हैं। कॉम्बो के अंदर आपको बहुत सस्ती मिलेगी, लेकिन आप अलग अलग सब्जेक्ट लेते हो तो आपको उपलब्ध हो जाएगी। विद्यार्थियों बात करें नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न अगला, कि रोमन गणराज्य की प्रमुख संस्थाओं एवं उसकी कार्य प्रणाली का विस्तृत विवेचन कीजिए। रोमन गणराज्य की बात करें तो रोमन गणराज्य 509 ईसा पूर्व से 27 ईसा पूर्व प्राचीन विश्व की सबसे प्रभावशाली राजनीतिक व्यवस्थाओं में से एक था। राजतंत्र के अंत में बाद रोम में गणतांत्रिक शासन की स्थापना होती है, जिसमें सत्ता विभिन्न संस्थाओं के बीच विभाजित होती है। इसका उद्देश्य किसी एक व्यक्ति के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित होने से रोकना था। यानी जो रोमन गणराज्य है उसके अंदर क्या होता है कि जो विश्व की प्रभावशाली शक्ति होती है वो व्यवस्थाओं में से एक मानी जाती है, ठीक है। उसी के साथ क्या होता है, उसकी शासन की गणतांत्रिक शासन की स्थापना हो जाती है, और बाद में क्या होती है कि उसका उद्देश्य ये होता है कि व्यक्ति के हाथों में अत्यधिक शक्ति केंद्रित होने से रोकना माना जाता है। फिर रोमन गणराज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था सीनेट। रोमन गणराज्य की सबसे महत्वपूर्ण संस्था कौन सी है, सीनेट माने जाते हैं, जिसमें मुख्यतः कुलीन वर्ग के सदस्य होते हैं। इसके अंदर कौन होते हैं, कुलीन वर्ग के जो सबसे उच्च जाति के होते हैं या उच्च वर्ग के लोग होते हैं वो शामिल होते हैं। उसके अंदर सीनेट विदेश नीति, वित्तीय मामलों तथा प्रशासनिक निर्णयों पर नियंत्रण रखती थी, और यद्यपि उसके निर्णय औपचारिक रूप से सलाह माने जाते थे, परंतु व्यवहार में इसकी शक्ति अत्यधिक मानी जाती है। कौंसल की अगर बात करें तो कौंसल गणराज्य के सर्वोच्च अधिकारी होते थे। कौंसल कौन होते हैं, गणराज्य के सबसे सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। 2 कौंसल 1 वर्ष के लिए चुने जाते और वे सेना का नेतृत्व करते और प्रशासन चलाते थे। दोनों के पास एक दूसरे के निर्णय को रोकने का अधिकार प्राप्त था, जिससे निरंकुशता पर नियंत्रण बना रहता था। यानी दोनों क्या करते, आप दूसरे में चाहते तो एक दूसरे के निर्णय को रोक सकते थे, ताकि क्या होता, निरंकुशता यानी कोई प्रकार की तानाशाही वो ऐसी स्थापना नहीं हो जाए। फिर अगला तीसरा पॉइंट है जनसभाएं। जनसभाएं नागरिकों की प्रतिनिधि संस्थाएं होती, क्या होती, नागरिकों की प्रतिनिधि संस्थाएं होती। वे कानून बनाती, अधिकारियों का चुनाव करती और महत्वपूर्ण निर्णयों में क्या करती, योगदान देती, स्वीकृति प्रदान करती। उसके साथ प्लेबियन वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिब्यून नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता। ये भी आपको पॉइंट्स याद कर लेना, अच्छे से याद करो कि प्लेबियन वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए ट्रिब्यून नामक अधिकारी नियुक्त किए गए थे। फिर अगला पॉइंट है कि रोमन गणराज्य की सबसे बड़ी विशेषता शक्तियों का संतुलन और उत्तरदायित्व की भावना मानी जाती है। इस व्यवस्था ने रोम को एक छोटे नगर राज्य से विशाल साम्राज्य बनने की दिशा प्रदान की थी। यह था आपके लिए 7 नंबर क्वेश्चन। आपके लिए अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, कि रोमन साम्राज्य के उत्कर्ष के कारणों एवं उसकी प्रशासनिक विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। क्लास कैसी लग रही है विद्यार्थियों, साथ साथ में आप कमेंट करते रहिए। आपका कोई भी अगर क्वेश्चन होता है YouTube के माध्यम से आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आपको कैसा लिखना चाहिए, आपके बारे में, इतिहास के बारे में, सेकंड सेमेस्टर के बारे में कोई भी आपको अगर क्वेश्चन है तो आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में कर देना, आपको उसका रिप्लाई जल्द से जल्द मिलेगा। यानी आप कमेंट करोगे ना तो आपको 5 से 4 घंटे के अंदर उसका रिप्लाई मिल जाएगा, आपको अच्छे से उसका जवाब मिल जाएगा। विद्यार्थियों बात करें अगर 8वें क्वेश्चन की, रोमन साम्राज्य विश्व इतिहास के सबसे विशाल और शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक था। इसकी स्थापना 27 ईसा पूर्व में ऑगस्टस के शासनकाल से मानी जाती है। रोम के उत्कर्ष के पीछे राजनीतिक, सैन्य, आर्थिक तथा प्रशासनिक कारणों का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। फिर रोम सेना अत्यंत संगठित और अनुशासित थी, यानी सैनिकों को नियमित प्रशिक्षण दिया जाता और उसकी युद्ध क्षमता उच्च स्तर की थी। इसी शक्ति के बल पर रोम ने यूरोप, एशिया और अफ्रीका के विशाल क्षेत्रों पर अधिकार कर स्थापित किया। फिर प्रशासनिक दृष्टि से देखा जाए तो साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में गवर्नर नियुक्त किए जाते थे, जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते, यानी कर संग्रह, कानून व्यवस्था या न्यायिक कार्यों का सुव्यवस्थित संचालन किया जाता था। फिर रोम ने सड़कों, पुलों और जल सेतु का व्यापक निर्माण किया, इससे व्यापार और संचार को प्रोत्साहन मिला था। रोम कानून और नागरिकों की नीति ने भी साम्राज्य की एकता को मजबूत बनाया था, और उसी के साथ में ऑगस्टस ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से शांति और स्थिरता स्थापित की थी।
जिसे पेक्स रोमाना कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑगस्टस ने प्रशासनिक सुधारों के माध्यम से शांति और स्थिरता स्थापित की थी, जिसे पेक्स रोमाना कहा जाता है, यानी रोमन पेक्स कहा जाता है। इस काल के में व्यापार, साहित्य, कला तथा विज्ञान का उल्लेखनीय विकास हुआ था। फिर विद्यार्थियों, अगला आपके लिए 9 नंबर प्रश्न है कि रोमन साहित्य, कला और विज्ञान की उपलब्धियों का मूल्यांकन कीजिए। तो रोमन सभ्यता ने साहित्य और कला और विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। यद्यपि रोम ने यूनानी संस्कृति से प्रेरणा प्राप्त की थी, फिर भी उन्होंने अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित की थी। साहित्य के क्षेत्र में वर्जिल की रचना एनिड, साहित्य के क्षेत्र में वर्जिल की जो रचना जिसका नाम है एनिड, वो अत्यंत प्रसिद्ध है। ये रोमन राष्ट्रवाद और गौरव का प्रतीक मानी जाती है। होरेस, ओविड तथा सिसरो जैसे विद्वानों ने कविता, गद्य तथा वक्तृत्व कला को समृद्ध बनाया था। उसके साथ में कला एवं स्थापत्य क्षेत्र में कला और स्थापत्य कला के क्षेत्र में रोमनों ने अद्भुत प्रगति की थी। फिर कोलोसियस, पैंथियन और विजय तोरण, कौन सा? विजय तोरण उनकी स्थापत्य कला के श्रेष्ठ उदाहरण माने जाते हैं। तो ये क्वेश्चन भी अच्छे से याद कर लेना कि रोमन की स्थापत्य कला के कोई 2 उदाहरण बताओ, श्रेष्ठ उदाहरण बताओ। तो कोलोसियम, पैंथियन और विजय तोरण, तीनों का नाम याद कर लेना, ठीक है। फिर रोमन वास्तुकला की विशेषता विशालता, उपयोगिता और इंजीनियरिंग को आवश्यक मानी जाती है। रोमनों ने एक तो मेहराब, एक गुंबद और कई कंक्रीट के उपयोग को लोकप्रिय बनाया था। इसी तकनीकों का प्रभाव आज भी आधुनिक वास्तुकला में दिखाई देता है। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में रोमनों का योगदान मुख्यतः व्यवहारिक था। उन्होंने सड़क निर्माण, जल आपूर्ति, पुल निर्माण तथा नहर नियोजन में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की थी। फिर चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई थी, यानी रोमन उपलब्धियों ने मध्यकालीन यूरोप तथा आधुनिक पश्चिमी सभ्यता को गहराई से प्रभावित किया था। उनकी सांस्कृतिक विरासत आज भी विश्व इतिहास की अमूल्य धरोहर मानी जाती है। नेक्स्ट आपके लिए 10 नंबर प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना एवं प्रशासनिक व्यवस्था का विस्तृत अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, सिंधु सभ्यता लगभग 2500 से 1750 ईसा पूर्व विश्व की सर्वाधिक विकसित नगरीय सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। उनकी प्रमुख नगरीय सभ्यताओं की अगर बात करें तो विशेषतः एक तो मोहनजोदड़ो, एक हड़प्पा, एक धोलावीरा, एक कालीबंगा जैसे नगरों में विशिष्ट दिखाई देती है। यानी जो कालीबंगा अपने हनुमानगढ़ में, धोलावीरा का विशाल स्टेडियम, हड़प्पा हो गई, मोहनजोदड़ो हो गई, ये सब क्या होता है स्थल है वो हड़प्पा सभ्यता के मेन माने जाते हैं। फिर सिंधु नगर सभ्यता के मेन माने जाते हैं, यानी सिंधु नगर सुव्यवस्थित योजना के अनुसार बनाए गए थे। ऐसे एक तो सड़कें क्या करती, एक दूसरे को समकोण पर काटती। सड़कें क्या होती थी, एक दूसरे को समकोण करती, यानी 90 डिग्री की कोण पर काटती, जिससे जालीनुमा ग्रिड पैटर्न व्यवस्था विकसित हुई थी। नगरों को सामान्यतः दुर्ग क्षेत्र और निचले क्षेत्र, आपने सुना होगा मोहनजोदड़ो की बात करें या हड़प्पा की बात करें, एक तो ऊपर टीले वाले होते थे, एक नीचे वाले जो शहर होते थे। अलग अलग क्षेत्र में 2 प्रकार के क्षेत्र होते थे, ठीक है। नगरों को सामान्यतः दुर्ग क्षेत्र और निचले क्षेत्र वाले विभाजित किया जाता था। फिर जल निकासी व्यवस्था इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी, यानी प्रत्येक घर से निकलने वाला पानी पक्की नालियों के माध्यम से, जिस पर ईंटें लगी हुई थी, यानी मुख्य नालियों में पहुंचता था। ऐसी व्यवस्था समकालीन सभ्यताओं से दुर्लभ मानी जाती है। घरों का निर्माण पक्की ईंटों से किया जाता। अधिकांश घरों में स्नानघर, कुएं और वेंटिलेशन की व्यवस्था मानी जाती है, जिससे नागरिक जीवन के उच्च स्तर का पता चलता है। यानी आज बात करो कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की अगर बात कर रहे हैं, और वो सभ्यता इस प्रकार की सभ्यता है जो आज के समय में देखी जाती है। यानी वहां पर स्नान घर भी थे, वहां पर आपको देखने को क्या मिलता है, पक्की ईंटें भी देखने को मिलती है, और एक घर से पानी निकलकर एक नाली में जाता है, दूसरे घर का पानी उसके साथ मिलता है, और वो फिर जल निकास प्रणाली होती है। साथ में अनेक घर होते हैं, वो भी पक्की ईंटों से बने होते हैं। ऐसी स्थिति आज मान के चले बहुत ही अच्छी सुदृढ़ अवस्था थी। फिर प्रशासनिक व्यवस्था के संदर्भ में प्रत्यक्ष प्रमाण सीमित है, परंतु नगरों की समान योजना और मानकीकृत माप तोल से स्पष्ट है कि कोई सुदृढ़ प्रशासनिक तंत्र अवश्य था। फिर व्यापार, शिल्प और कर व्यवस्था पर आधारित या नियंत्रण विसंगठित शासन की ओर चलता था। इस प्रकार सिंधु सभ्यता की नगरीय योजना प्राचीन विश्व की महान उपलब्धियों में से एक मानी जाती है। यानी जो सिंधु सभ्यता है ना, वो विश्व की एक महान उपलब्धियां, चाहे कितनी भी सभ्यताओं की बात करें, ये जो सिंधु सभ्यता है वो अलग ही एक पहचान बनाती है। अगला आपके लिए 11 नंबर प्रश्न है कि वैदिक काल की सामाजिक एवं राजनीतिक सभ्यताओं का समालोचनात्मक अध्ययन कीजिए। विद्यार्थियों, वैदिक काल भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण चरण है। इस काल की जानकारी मुख्यतः ऋग्वेद और अन्य वैदिक ग्रंथों से मिलती है। आपको भी पता है कि जो ऋग्वेद है वो सबसे प्राचीन वेद है, और 4 वेद माने जाते हैं। एक होता है ऋग्वेद, एक यजुर्वेद, एक सामवेद और एक होता है अथर्ववेद, ठीक है। वैदिक समाज प्रारंभ में सरल और जनजाति था, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसमें जटिलता और भी ज्यादा बढ़ती गई थी।
फिर सामाजिक व्यवस्था का आधार परिवार था, यानी ऋग्वेदिक काल के अंदर या वैदिक काल के अंदर क्या था, जो सामाजिक व्यवस्था है उसका अधिकार क्या था, आधार क्या था, वो परिवार था, फैमिली थी। परिवार का प्रमुख गृहपति होता था, गृहपति कहलाता। और समाज में स्त्रियों की स्थिति प्रारंभिक वैदिक काल में सम्मानजनक थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में आते आते क्या हो गई थी, गिरावट आ गई थी। वर्ण व्यवस्था का विकास इसी काल में होता है। वर्ण व्यवस्था आपने सुना होगा, इसके बारे में क्वेश्चन भी आपने पढ़े होंगे। वर्ण व्यवस्था जिसके अंदर 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वर्ण व्यवस्था का विकास भी वैदिक काल से माना जाता है। और प्रारंभ में ये क्रम पर आधारित थी, यानी मैंने आपको बहुत बार समझा दिया कि जो वर्ण व्यवस्था है वो प्रारंभ में वर्ण व्यवस्था क्रम पर आधारित थी, लेकिन आज उन्होंने जाति का रूप देकर क्या कर दिया, जन्म के आधार पर बना दिया। क्या बना दिया, जाति के आधार पर, जन्म के आधार पर बना दिया। फिर प्रारंभ में क्रम आधारित थी, लेकिन बाद में जन्म आधारित हो गई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र समाज के 4 वर्ण होते थे। फिर राजनीतिक व्यवस्था में राजा सर्वोच्च शासक था, किंतु उसकी शक्तियां पूर्णतः निरंकुश नहीं होती थी। सभा और समिति जैसी संस्थाएं शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थी। राजा को प्रजा के हितों की रक्षा करनी होती थी। और उत्तर वैदिक काल में राज्यों का विस्तार हुआ तथा राज सत्ता अधिक शक्तिशाली बनने लगे। यज्ञों और धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से राजा की प्रतिष्ठा बढ़ होती। यानी जो यज्ञों का वेद है वो होता है ऋग्वेद, यजुर्वेद है। यानी यजुर्वेद के अंदर सारे यज्ञों के क्या होते हैं, मंत्र समाहित होते हैं, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के रचना मिलती है हमें। फिर अतः वैदिक काल की सामाजिक और राजनीतिक संस्थाओं ने भारतीय संस्कृति और राज व्यवस्था के आधारशिला रखी थी। नेक्स्ट आपके लिए अगला जो 12 नंबर प्रश्न है, महाकाव्य संस्कृति, रामायण और महाभारत के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक महत्व का मूल्यांकन कीजिए। देखो क्वेश्चन एग्जाम के अंदर हो सकता है उसकी लैंग्वेज थोड़ी बनाने की डिफरेंट हो। हमारे जो क्वेश्चन है आपको अच्छे से सरल समाज में समझाए हुए, हो सकता है पेपर के अंदर थोड़ा लैंग्वेज डिफरेंट है। लगभग आपको क्वेश्चन यही देखने को मिलेंगे। जो लघुतरात्मक क्वेश्चन मैं अभी करवा रहा हूं, लगभग आपको यही देखने को मिलेंगे। साथ में जो बड़े वाले क्वेश्चन है पीडीएफ के अंदर पूरे अच्छे से समाहित है। बाकी देखो हो सकेगा तो इसी वीडियो के अंदर करवा देंगे, नहीं तो आप अच्छे से पीडीएफ लेकर अच्छे से पढ़ सकते हो विद्यार्थियों। तो रामायण और महाभारत भारतीय सभ्यता के 2 महान महाकाव्य। इन ग्रंथों में केवल धार्मिक कथाएं नहीं बल्कि तत्कालीन समाज, राजनीति तथा संस्कृति का व्यापक चित्रण मिलता है। उसी के साथ में सामाजिक दृष्टि से देखा जाए इन महाकाव्यों में परिवार, विवाह, स्त्री की स्थिति तथा नैतिक मूल्यों का वर्णन मिलता है। आदर्श पुत्र, आदर्श भाई, आदर्श पत्नी तथा आदर्श शासक की उदाहरण समाज को नैतिक दिशा प्रदान करती है। यानी जो हम बात कर रहे हैं महाकाव्यों की, रामायण की बात करते हैं, रामायण के अंदर आप लोगों को क्या सीखने को मिलता है, यानी रामायण के अंदर 4 भाई होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। उसके अंदर भाइयों भाइयों में प्रेम वो हमें सिखाता है कि आज के समय में, आधुनिक युग में किस प्रकार एक भाइयों के साथ मिलकर एक अच्छे समाज की स्थापना की जा सकती है। आज एक अच्छी पत्नी सीता के रूप में आज अपने सुख को, आज अपने महलों को, राजकाज को, आज अपने वो सुख संपत्ति को त्याग कर वो राम के साथ में क्या लगती है, अपने पति के साथ में चलकर वो वनवास को ग्रहण करती है। उसी के साथ में भाई लक्ष्मण जो आज के समय में बात करें, भाइयों के अंदर वो संपत्ति के आधार पर अनेक प्रकार के विवाद हो जाते हैं। उसी के आधार पर लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास राम के साथ में काटते हैं और अपनी पत्नी उसके साथ में भी यानी अलग होकर वो क्या करते हैं, राम के साथ चलते हैं। आज बात करें आदर्श पुत्र, आज दशरथ के एक वचन के साथ में यानी प्राण जाई पर वचन ना जाई, उस वचन के आधार पर राम जी भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम क्या करते हैं, वहां से चल देते हैं और 14 वर्ष का वनवास काटते हैं। आदर्श भाई का मैंने बताया, आदर्श पत्नी का मैंने बताया। ये सब हमें संस्कार कहां से मिलते हैं, हमें रामायण से मिलते हैं, हमें रामचरितमानस से मिलते हैं। यह आप पढ़ोगे तो आपको अनेक प्रकार के अलग आदर्श राजा आपको सुना होगा, यानी आदर्श राजा, आज राजा प्रजा के कहने पर आज अपनी पत्नी सीता को क्या कर देते हैं, वो वहां से जंगल में निवास करने भेज देते हैं। यानी जब राम का राज्याभिषेक होता है तब वो राम पर अनेक प्रकार के ऐसे प्रताड़ना लगा जाते हैं, जिसके अंदर सीता कहाँ गई थी, ऐसे प्रकार के यानी जो अनेक संदेश आते हैं, उसके आधार पर सीता को त्याग देते हैं और सीता को कहाँ देते हैं, जब वहां पर जंगल में भेज देते हैं। फिर आगे बात करें राजनीतिक दृष्टि से तो राम राज्य को आदर्श शासन का प्रतीक मानते हैं। यानी महाभारत में राज्य, सत्ता, न्याय और कूटनीति के विभिन्न पक्षों का वर्णन होता है। मैंने आपको भी रामायण के बारे में बताया। बात करें अगर महाभारत की तो महाभारत के अंदर भगवान श्री कृष्ण होते हैं, वो अनेक प्रकार के अर्जुन को क्या देते हैं, उपदेश देते हैं। उसी के आधार पर सत्ता के आधार बात करें, यानी चाहे कौरव और पांडवों के अंदर युद्ध की बात करें या मान लो कोई प्रकार की सत्ता न्याय की बात करें, यानी धर्म की बात करें, वो सब महाभारत में देखने को मिलता है। ठीक है, यानी जिस रामायण के अंदर हम वो देखने को मिलते हैं कि आज संपत्ति के नाम पर, जमीन के नाम पर कोई विद्वान नहीं होता और उसी के अंदर क्या होता है, अनेक प्रकार के विवाद हो जाते हैं। किसके आधार पर, महाभारत में देखने को मिलते हैं। फिर श्री कृष्ण द्वारा प्रतिपादित कर्म योग का सिद्धांत भारतीय चिंतन की महत्वपूर्ण देन है।
सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए तो इन महाकाव्यों ने भारतीय कला, साहित्य, संगीत, नाटक और लोक परंपराओं को गहराई से प्रभावित किया था। आज भी भारतीय समाज के अनेक मूल्य और आदर्श इन्हीं ग्रंथों से प्रेरणा प्राप्त करते हैं। विद्यार्थियों, क्लास कैसी लग रही है? मेरी लैंग्वेज अच्छे समझ में आ रही है कि आप कमेंट सेक्शन में बताते रहे। और आपको क्लास अगर अच्छी लग रही है ना, थम्स अप का बटन जरूर दबाएं। तो रामायण और महाभारत केवल साहित्यिक कृत्य नहीं है, बल्कि भारतीय संस्कृति के आधार स्तंभ माने जाते हैं। उनके माध्यम से भारतीय समाज की ऐतिहासिक चेतना, धार्मिक विश्वास और नैतिक आदर्शों का विकास हुआ। निष्कर्षतः महाकाव्य संस्कृति भारतीय सभ्यता की अमूल्य धरोहर है, जिसका प्रभाव आज भी समाज और संस्कृति पर स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। नेक्स्ट आपके लिए अगला प्रश्न है, 13 नंबर है कि प्राचीन चीन की राजनीतिक व्यवस्था तथा प्रशासनिक संस्थाओं का विस्तृत विवेचन कीजिए। विद्यार्थियों, प्राचीन चीन विश्व की सबसे प्राचीन और निरंतर विकसित होने वाली सभ्यताओं में से एक मानी जाती है। चीन की राजनीतिक व्यवस्था का आधार शक्तिशाली राजतंत्र था। चीनी सम्राट को स्वर्ग का पुत्र सन ऑफ हीवन माना जाता था। उसकी सत्ता को देवी अधिकार प्राप्त समझा जाता था और इस सिद्धांत को मंडेट ऑफ हीवन कहा जाता, जिसके अनुसार शासक का अधिकार तभी तक वैध रहता था जब तक वह जनता के कल्याण के लिए कार्य करता था। चीन में जोऊ, किन तथा हान वंशों ने प्रशासनिक व्यवस्था के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। विशेष रूप से किन वंश के शासक के सी हुआंगती, नाम याद करना, किन वो अपगमन किन उलयो ओ किन कौन है, ओ है किन वंश, किसो है किन वंश के शासक सी हुआंगती ने चीन का राजनीतिक एकीकरण किया था, केंद्रीकृत शासन की स्थापना की थी और उसने सामंतवादी शक्तियों को समाप्त कर प्रशासन को प्रत्यक्ष रूप से उसके सामने, सम्राट के सामने नियंत्रण में लाया था। फिर प्रशासनिक सुविधा के लिए साम्राज्य को अनेक प्रांतों में विभाजित किया गया और प्रत्येक प्रांत में अधिकारी नियुक्त किए जाते थे जो सम्राट के प्रति उत्तरदायी होते थे। चीन में योग्यता आधारित नौकरशाही प्रणाली विकसित होती थी, जिसे बाद में राजकीय परीक्षाओं, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के माध्यम से सुदृढ़ बनाया गया था। फिर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए कठोर दंड न्याय व्यवस्था लागू की गई। कर संग्रह, सिंचाई व्यवस्था, सार्वजनिक निर्माण कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाता और प्रशासनिक दक्षता के कारण चीन में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक समृद्धि का विकास हुआ था। निष्कर्षतः प्राचीन चीन की केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था ने विशाल साम्राज्य को एकता प्रदान की थी तथा आधुनिक प्रशासनिक प्रणालियों का विकास प्रभावित हुआ था। अगला आपके लिए प्रश्न है 14 नंबर। सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कन्फ्यूशियसवाद एवं ताओवाद के सिद्धांतों और चीनी समाज पर उसके प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बात करें कि प्राचीन चीन के सांस्कृतिक एवं बौद्धिक विकास में कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। तो साथ में विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने पीडीएफ नोट्स के लिए मैसेज नहीं किया है, नंबर आपके लिए डाल रखे 8955857877। आप इन्हीं नंबरों पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। पीडीएफ फ्री नहीं है, इसलिए आपको जिसको लेनी है ना वही विद्यार्थी मैसेज करें। एक सब्जेक्ट की लेनी तो एक ही मिल जाएगी, चारों की लेनी तो चारों मिल जाएगी। आपके लिए बहुत ही बेनिफिट रहने वाली है, आपको अच्छे से तैयारी वहां से हो जाएगी। तो इन दोनों दार्शनिक परंपराओं ने चीनी समाज, राजनीति तथा नैतिक जीवन को गहराई से प्रभावित किया था। फिर कन्फ्यूशियसवाद के प्रवर्तक कन्फ्यूशियस माने जाते हैं, यानी जिनका समय होता है 551 से 469 तक। 79 तक उन्होंने नैतिकता, अनुशासन, कर्तव्य प्रणता तथा सामाजिक सद्भाव पर बल दिया था। उनके अनुसार आदर्श समाज वही है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन करे। उन्होंने परिवार को समाज की आधारभूत इकाई माना तथा माता पिता के प्रति सम्मान को सर्वोच्च नैतिक मूल्य बनाया था। फिर कन्फ्यूशियसवाद का प्रभाव प्रशासन पर भी पड़ा और शासकों को क्या मिलता है? न्यायप्रिय, नैतिक और जनहितकारी होने की शिक्षा दी गई थी। चीन की प्रशासनिक सेवाओं में कन्फ्यूशियसवाद के विचारों को लंबे समय तक अपनाया गया था। ताओवाद के प्रवर्तक लाओ त्से थे। वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, ताओवाद के प्रवर्तक लाओ त्से थे। ताओवाद का मुख्य सिद्धांत ताओ अर्थात प्रकृति के मार्ग का अनुसरण करना है। ये दर्शन सरल जीवन, आत्मसंयम तथा प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने पर बल देता है। ताओवाद के अनुसार अत्यधिक हस्तक्षेप और कृत्रिमता समाज में अशांति उत्पन्न करते हैं, जहां कन्फ्यूशियसवाद सामाजिक व्यवस्था और नैतिक अनुशासन पर बल देता है। वहीं ताओवाद प्राकृतिक जीवन और आध्यात्मिकता, शांति को महत्व देता है। दोनों विचारधाराओं ने मिलकर चीनी संस्कृति को संतुलन प्रदान किया था। निष्कर्षतः कन्फ्यूशियसवाद और ताओवाद केवल दार्शनिक विचार नहीं थे, बल्कि उन्होंने चीनी समाज की नैतिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचना को गहराई से प्रभावित किया था। अगला प्रश्न आपके लिए 15 नंबर है कि प्राचीन चीन की कला, वास्तुकला एवं सांस्कृतिक उपलब्धियों को विस्तृत मूल्यांकन कीजिए। विद्यार्थियों, प्राचीन चीन की कला एवं संस्कृति विश्व सभ्यता की अमूल्य धरोहर मानी जाती है।
चीनी सभ्यता ने कला, स्थापत्य, साहित्य तथा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया था और इन उपलब्धियों ने न केवल चीन बल्कि संपूर्ण विश्व को प्रभावित किया था। फिर चीनी वास्तुकला की सबसे प्रसिद्ध उपलब्धि महान चीन की दीवार है। कौन है? महान चीन की दीवार, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। इसका निर्माण बाहरी आक्रमण उसके सुरक्षा के उद्देश्य से किया जाता है और ये विश्व की सबसे विशाल मानव निर्मित संरचनाओं में से एक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त भव्य महलों, मंदिरों एवं पगोडाओं का निर्माण भी चीनी स्थापत्य कला की विशेषता मानी जाती है। चित्रकला एवं मूर्तिकला में चीन ने विशिष्ट शैली विकसित की थी। प्राकृतिक दृश्यों, पर्वतों, नदियों, पशु पक्षियों और उसके साथ साथ में चीनी कला की प्रमुख विशेषता थी। चीनी कलाकार प्रकृति को आध्यात्मिक दृष्टि से देखते हैं और सांस्कृतिक क्षेत्र में चीनी साहित्य अत्यंत समृद्ध माने जाते हैं। कविता, इतिहास, लेखन तथा दर्शन के अनेक ग्रंथों की रचना हुई थी। कागज, मुद्रण, कला, कंपास तथा बारूद जैसी खोजों ने विश्व इतिहास को नई दिशा प्रदान की थी। इसी के साथ में चीन में रेशम उद्योग का भी अत्यधिक विकास हुआ था और रेशम मार्ग यानी सिल्क रोड के माध्यम से चीन का व्यापार एशिया और यूरोप तक फैल गया। इससे क्या हुआ कि सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा मिला था विद्यार्थियों। अब आपके लिए बड़े वाले क्वेश्चन है। जैसे पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन मिस्र की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संरचना तथा धार्मिक विश्वासों का विस्तृत विवेचन कीजिए और इन तत्वों के मिस्री सभ्यता के विकास में किस प्रकार योगदान दिया। आपको इसको क्या करना है, अच्छे से समझाना है। हम केवल क्या करेंगे, अब आपको लास्ट में ये बड़े वाले क्वेश्चन बताएंगे, आपको अच्छे से पीडीएफ के अंदर मिल जाएंगे और आप साथ में पीडीएफ ले सकते हो। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है, मिस्र की कला एवं स्थापत्य कला की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए और पिरामिडों, मंदिरों एवं मूर्ति कला के संदर्भ में मिस्री संस्कृति का यानी जो मिस्र संस्कृति है उसका मूल्यांकन करना है विद्यार्थियों। तीसरा प्रश्न है, यूनान के राजनीतिक विचारों एवं संस्थाओं का समालोचनात्मक अध्ययन करते हुए लोकतंत्र के विकास में एथेंस की भूमिका का मूल्यांकन कीजिए। ये जो आपको मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, एग्जाम के अंदर लगभग आने वाले, यानी आपको मान के चलिए 70 से 80% तक आपको एग्जाम में इन्हीं में से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, मेरा वादा आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, यूनानी साहित्य, विज्ञान, कला तथा विधिक संस्थाओं की उपलब्धियों का विस्तृत वर्णन करते हुए विश्व सभ्यता पर इसके प्रभाव का परीक्षण कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से अच्छे क्वेश्चन को देखें और साथ में आपको तैयारी करनी है। पांचवा प्रश्न है कि रोमन राजनीतिक संस्थाओं एवं शासन व्यवस्था का विस्तृत विवेचन कीजिए। रोमन गणराज्य के साम्राज्य तक के विकास का विश्लेषण कीजिए। तो विद्यार्थियों, अभी तक अगर आपने एसपी क्लासेस बीकानेर को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। यहाँ से आपको बीए, बीएड, एमए कोई भी आप सेमेस्टर के एग्जाम के विद्यार्थी है, सबकी तैयारी आपको यूट्यूब चैनल पर करवाई जाती है। साथ में व्हाट्सएप चैनल एसपी क्लासेस बीकानेर श्याम सर के नाम से, वो भी आप ज्वाइन करें। कमेंट में मैंने आपको बता दिया कि उसकी लिंक लगा रखी है, वहां से आप सीधे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ लेनी है तो ये नंबर डाल करके वहां से आप मैसेज करें, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। छठा प्रश्न है, रोमन विधि की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करते हुए आधुनिक विधिक व्यवस्थाओं पर रोमन समानन के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। सातवां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की नगरीय विशेषताओं, सामाजिक जीवन तथा सांस्कृतिक उपलब्धियों का विस्तृत अध्ययन कीजिए। इसको भी आपको अच्छे से पढ़ लेना है। देखो पीडीएफ के अंदर मैं ना उत्तर सहित है पूरे, ठीक है, अच्छे से आपको विस्तार से है, ठीक है। बाकी आप आराम से 70 से 80% में आराम पढ़ सकते हैं, ताकि तैयारी 1-2 दिन के अंदर भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं लेकर। आठवां प्रश्न है, वैदिक संस्कृति से उत्तर वैदिक युग तक सामाजिक, धार्मिक एवं राजनीतिक संस्थाओं के विकास का विश्लेषण कीजिए और महाकाव्य संस्कृति के योगदान में प्रकाश डालिए। यानी इसके अंदर आपको वैदिक संस्कृति, वेदों के बारे में बताना है, उत्तर वैदिक में कैसी स्थिति वो भी समझानी है, महिलाओं की स्थिति हो या धार्मिक स्थिति हो, और उसके साथ महाभारत और रामायण के बारे में भी अच्छा आपको समझाना है इसके अंदर। प्रश्न 9वां है कि प्राचीन चीन की राजनीतिक व्यवस्था, सामाजिक संगठन एवं धार्मिक मान्यताओं का विस्तृत अध्ययन कीजिए। यह भी क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है, बस आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन ही बता रहा हूं, यानी जो पुराने पेपर के आधार पर तैयार किए जाते हैं और एग्जाम में लगभग यहीं से क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। 10 नंबर प्रश्न है, चीनी कला, साहित्य, स्थापत्य, संस्कृति एवं दार्शनिक परंपराओं का यानी कन्फ्यूशियसवाद एवं ताओवाद का समालोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। यह भी क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, यानी आप लघुतरात्मक अच्छे से समझ चुके हैं, बाकी आपको बड़ा वाले क्वेश्चन आते हैं तो आपको अच्छे से डिटेल में इसको करके आना है। और लास्ट के अंदर आपके लिए जो ये अति लघुतरात्मक क्वेश्चन है, ये भी आपको अच्छे से दे सके, ठीक है। आप देख सकते हैं आराम से, जैसे फराओ की संस्था क्या थी, मम्मी करने का उद्देश्य, ताकि आपको फैक्ट अच्छे से याद हो जाए।
हाइग्रोग्राफिक लिपि क्या होती है, जैसे हम देखें इसको, हाइग्रोग्राफिक लिपि मिस्र की चित्रात्मक लिपि थी। इसमें चित्रों एवं प्रतीकों के माध्यम से विचार व्यक्त होते थे। इसका उपयोग धार्मिक ग्रंथों, प्रशासनिक अभिलेखों, स्मारकों द्वारा किया जाता। ये सब इसके अंदर समझाया हुआ है, ठीक है। ओसिरिस कौन था, तो ओसिरिस जो मिस्र का प्रमुख देवता था, जिसमें मृत्यु और पुनर्जन्म का देवता मानते हैं, विश्वास करते हैं। पिरामिड के महत्व की मैंने आपको बताया, मकबरे बने होते थे, वास्तुकला, धार्मिक विश्वास, ये सब इसके अंदर शामिल होते थे। विद्यार्थियों, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्लास कैसी लगी आपको। पेपर 2 आपके लिए जल्दी आएगा, यानी आपका एग्जाम है ना, अभी चल रहे हैं, साथ साथ में आपके एग्जाम साथ में चल रहे हैं, और आपके लिए वीडियो इसी यूट्यूब चैनल पर मिलेंगे। बस आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों को शेयर करना है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, ऑल द बेस्ट विद्यार्थियों।